बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, आज DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दहशतगर्दी का कुछ जिक्र किया, दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत हुई। DGISPR का ये कहना था कि पिछले 5 साल को अगर देख लिया जाए तो जो दहशतगर्दी है वो अगर उसका रेट बढ़ा तो साथ ही जो दहशतगर्द मारे गए वो भी ज्यादा थे। तो उनका कहना था कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए यौमिया तौर पर अगर देखा जाए 170 के करीब तकरीबन ये ऑपरेशन हैं जो कि किए गए, और 2024 में 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया गया। उनका मजीद ये कहना था कि दहशतगर्दी के जो ताने बाने हैं वो अफगानिस्तान से जुड़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट है जिसपे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी कह सकते हैं आप, या इसके अलावा अगर देखा जाए जो सिक्योरिटी के एतबार से पाकिस्तान का स्टैंस यहाँ पे इंतहाई अहम है। अब उसके अलावा DGISPR ने 9 मई के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि 9 मई का जो मुकदमा है वो फौज का नहीं बल्कि अवाम का मुकदमा है। DGISPR जो है उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जो सजाएं सुनाई गई हैं 9 मई के जिम्मेदारान को, उनको जो भी सजाएं सुनाई गई हैं वो तमाम तर शवाहिद की बुनियाद पर, जो उनकी जांच पड़ताल है उसकी बुनियाद पर सुनाई गई। सो ये हमारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम बातचीत करने लगे हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं और गालिबन आमिना भी हमें कुछ ही देर तक ज्वाइन करती हैं। साद साहब, वेलकम टू द शो। प्लीज़ बताइएगा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फिर जो सजाओं का मामला चला आ रहा है, फेज 2 भी हमने क्रॉस कर लिया है, सो इस सब पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसके अंदर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में एक यकसुई है इस बात के ऊपर, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर कि ख्वाह वो 9 मई हो या कोई भी वाक़या हो, जहाँ पे भी कोई शख्स पाकिस्तान की दिफाई और दीगर स्ट्रेटेजिक तमसीलात पे अगर कोई हमलावार हो जाएगा या पाकिस्तान की सालमियत को या रियासत के दिफा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। ठीक है। और अगर इसके अंदर किसी की इंटेंशन शामिल है या किसी ने इसको किसी प्लानिंग के तहत किया तो कानून के मुताबिक उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। ठीक। इफेक्टिव सवाल, एक कानूनी बहस जारी है जो कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जारी है, वैसे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी जारी है, हमारे सोशल और डोमेस्टिक मीडिया पे भी जारी है, और वो ये है कि क्या जो चीज़ें 9 मई को हुई, जो हादसात 9 मई को पेश आए, क्या उनकी जुरिस्डिक्शन मिलिट्री ट्रायल के थ्रू होनी चाहिए थी या इसके अंदर ऐसे लोग शामिल हैं जिनको सिविलियन ट्रायल भी हो जाता तो कोई मजायका नहीं था। एक ये बुनियादी बहस है। ठीक। दूसरी बहस ये है कि अब जिनको सजाएं हो गई हैं तो उनके पास अपील का क्या तरीका है या वो इसको आगे क्या प्रोग्राम में आगे जाके डिस्कस भी करना है हमने। जी, क्योंकि आपने अपील का तरीका आगे जाके डिस्कस करना है तो मैं सिर्फ पहली हद तक ये गुजारिश करूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो इस वक्त जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही के एक पिछले फैसले के खिलाफ अपील है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक 5 मेंबर बेंच ने, जिसको उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन हेड कर रहे थे, उन्होंने फैसला किया कि आर्मी एक्ट का वो कानून का वो सेक्शन 21D जिसके तहत मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं उसको उन्होंने आइन से कलअदम करार दे दिया, जिसके तहत सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं उनको उन्होंने कलअदम करार दे दिया। हुकूमत ने उसकी अपील फाइल की और अपील के अंदर इस वक्त जजमेंट सस्पेंडेड है और सुप्रीम कोर्ट को बज़ाहिरन ये सुप्रीम कोर्ट इस तरफ चलती नजर आ रही है कि उसने इजाज़त दी कि फैसले सुना दिए जाएं, और उसने इजाज़त दी और लगता है कि वो इजाज़त देगी और इसको अपहोल्ड कर इस बात को अपहोल्ड करेगी कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स हो सकते हैं, जिस वजह से आपने फैसले सुनाए। मेरा ख्याल है कि ये एक मुनासिब लीगल प्रोपोजिशन है। ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे एक सिविलियन कोई ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से जो इस जुमरे में फॉल करती हो कि उसका एक सिविलियन ट्रायल हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पाकिस्तान का सिविलियन कुलभूषण यादव को कुछ सीक्रेट्स के अंदर हेल्प कर रहा होता तो वो सीक्रेट्स इस नौयत के थे, उनका कुलभूषण यादव का उसका ट्रायल इस नौयत का था कि वो ओपन ट्रायल हो ही नहीं सकता, उसको सीक्रेसी के अंदर चलाना, मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाना जरूरी है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तानी जानबूझ के एक सिविलियन अगर किसी हमारी स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी पे अटैक कर दे तो उसमें इतने सीक्रेट अवामिल शामिल हैं कि उनका ट्रायल ओपन हो ही नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशंस मेरे ख्याल में हो सकती हैं जहां पे सिविलियन कोई ऐसा काम करे जिसका शायद मिलिट्री ट्रायल हो सकता हो। सवाल इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट के पास ये है कि क्या जो 9 मई को हुआ क्या वो उस डेफिनेशन में फॉल करता है या उस दायरे के अंदर फॉल करता है कि इन हादसात का तमाम का ट्रायल, ये जितनी भी हमले किए गए, जितने भी नुकसान पहुंचाया गया, कि इनका ट्रायल भी मिलिट्री अदालत के अंदर चले। ये मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है,
सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिरन इस नतीजे पे पहुंचती नजर आ रही है कि 9 मई इसी जुमरे में फॉल करता है कि 9 मई के उसका ट्रायल मिलिट्री ट्रायल हो. हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी वो ही कानून और आइन की तशरीह है और हम उसके सामने सरेखम तस्लीम करेंगे. ठीक हो गया. आमिना की तरफ आते हैं. आमिना, आई होप यू वुड बी फाइन. वेलकम टू द शो. प्लीज बताइएगा कि जो सजाएं अभी हो चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान बज़ाहिर बताया जा रहा है कि ये शामिल थे, सो ये जो सजाएं हैं उस पर पूरी दुनिया को अगर हम देखा जाए मुतअद्दिद हल्के जो है वो अपनी आवाजें बुलंद करते नजर आते हैं कि ये गैर मुनसिफाना है या फिर इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है, जो भी कोई रीजन अपने अंदाज से पेश कर रहा है, ख्वाह वो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका हो गया या दीगर जगहों से जो आवाजें आ रही हैं. सो इस पर आपकी कानूनी राय क्या है कि ये जो मिलिट्री ट्रायल हुआ, जो फैसले आए, जो सजाएं सुनाई गई हैं, उन पर आपकी क्या कानूनी राय है? थैंक यू वेरी मच नम्रा. अफसोस है कि मैं आप लोगों के साथ स्टूडियो में नहीं हूँ, वरना साथ साहब को इस बात का जवाब जो साथ बैठ के देने में मजा आता वो मजा मुझे आज नहीं आएगा. वो डिले आ जाता है ना हमारे पास जब हम साथ नहीं होते. ट्रायल किए जो चीज मिलिट्री ट्रायल की बात है जहाँ तक, और ये सवाल जो आपने मुझसे किया कि दुनिया में बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की वो इस चीज़ पे सवाल उठा रही हैं, तो देखिए कोई भी चीज़ होगी ना दुनिया में उसके हमेशा दो रुख होंगे. अगर कोई एक शख्स, अगर आज ट्रम्प जीत गया है अमेरिका में, तो शायद जो ट्रम्प सपोर्टर्स हैं या जो ट्रम्प को अच्छा समझते हैं या कैमला हैरिस को अच्छा नहीं समझते वो नाखुश होंगे और वो 1001 वजूहात आपको बताएंगे कि क्यों ये बहुत बुरा है. और इसी तरह अगर इसका ऑपोजिट होता तो उनके जो उनसे नफरत करने वाले हैं वो बहुत खुश होते और वो कहते कि जी 1001 रीजन है हमारे पास कि क्यों अच्छा है कि ट्रम्प नहीं जीता. तो इसलिए एक तो ये चीज़ है कि सियासत में और पॉलिटिक्स में और इन चीज़ों में हर चीज़ के हमेशा दो रुख होते हैं. लेकिन जहाँ तक अगर मैं स्पेसिफिकली 9 मई और 9 मई की सज़ाओं के हवाले से बात करूँ तो मेरा ये ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला शख्स, कोई भी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला लीडर इस बात से एग्री करेगा कि इस चीज़ का, इस 9 मई के सानहे का और 9 मई की सज़ाओं का सिर्फ एक ही रुख है कि पाकिस्तान सबसे पहले आता है. पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सेफ्टी, सिक्योरिटी जो है वो सबसे पहले आती है. और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, मैं एक छोटी सी मिसाल ले लेती हूँ और डिटेल्स में जाए बगैर. अभी हसान नियाजी को सजा हुई, नथिंग पर्सनल अगेंस्ट हिम, मेरे बड़ा अच्छा है क्योंकि वो भी लॉयर हैं तो बड़ा एक रिस्पेक्ट वाला ताल्लुक रहा. लेकिन हमने सबने देखा कि किस तरीके से उन्होंने फौजियों की वर्दियों को जो है वो उसके ऊपर लहराया और किस तरह की लैंग्वेज यूज की और किस तरह से वो हमला आवर हुए. तो जो चीजें मुल्क में की गई, जिस तरह से स्टेट इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया, अब इसके अंदर ये बहस तो हम कर सकते हैं कि शायद किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम किया, बट किया तो बहरहाल है और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि नहीं किया. तो इसलिए उन सजाओं को मैं समझती हूँ कि हमें अक्रॉस पार्टी लाइंस, पार्टी डिफरेंसेस भूल के, अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स भूल के ये समझना चाहिए कि हम बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस तरफ चल रहा है फाइनली कि हम ठीक को ठीक और गलत को गलत कह रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो मैं तो पर्सनली समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है. जहां तक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, जैसे मैंने अपनी बात के शुरू में कहा कि देखिए बहुत सारे अनासिर इस पाकिस्तान से बाहर ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेबलाइज करना चाहते हैं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और तरीकों से. ये मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रही. अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा जो जियो न्यूज ने एक ट्वीट की और फिर उसको शहबाज गिल ने जो है वो पब्लिक न्यूज की ट्वीट को शहबाज गिल ने रीट्वीट किया और जिस तरह से उसके ऊपर कमेंट्स किए, फिर उसको एक और जो है अमेरिकन जो शख्स हैं जो एक काफी अच्छी पोजीशन पे इस वक्त विराजमान है, उन्होंने उसको रीट्वीट किया. तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी कमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो वी कैन नॉट से कि उसके पीछे क्या अल्टीरियर मोटिव्स हैं. और मैं नहीं समझती कि उसका कोई भी इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की अदालतों पे, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिसीजन हमने लेना है. ये अब बहुत पुरानी बातें हो गई और ये वक्त गुजर गया कि कभी हम अमेरिका का साइफर लहराएं और कभी हम अमेरिका के पैरों में बैठ जाएं कि मेहरबानी करो हमें जेल से निकालो. आई थिंक पाकिस्तान अगर स्टेबलाइज हो रहा है, पाकिस्तान की आज तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया है फाइनली, वाले उन्होंने बुराई के अंदाज में कहा है कि जी आर्टिफिशियली इकोनॉमी को स्टेबल किया गया है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है. पर अगर पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है तो हमें चाहिए कि हम ये इंटरनेशनल प्रेशर्स को साइड पे रख के अपने मुल्क के फैसले खुद अपने मुल्क में करें. ठीक ठीक. अच्छा साथ साहब, जो मैंने आमिना से सवाल पूछा उसको इसी तरह से पूछूंगी आपसे कि जो ये ट्रायल हुआ, अब वो ऑब्वियसली जब ये ट्रायल होता है मिलिट्री ट्रायल, तो वो कुछ बुनियादें होती हैं, उस पर जाके होता है
पाकिस्तान की सालमियत आ गई, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, मौजूद शिकें होती हैं, उसके मुताबिक ही वो ट्रायल होता है. सो इस केस में जो ट्रांसपेरेंसी पे कुछ इदारे, कुछ बैनुल-अक़वामी इदारे हो गए या इवन पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, वो बात करें कि ट्रांसपेरेंसी पे हम किस तरह जा सकते हैं. हम सिर्फ फुटेजेस देख रहे हैं इस वक्त, क्या हम उन पे इस हद तक रिलाई कर सकते हैं? ये बात तो अब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चलो उसमें वाजे कर दिया डीजी साहब ने कि जो शवाहिद मौजूद थे उनको बाकायदा तौर पर देखा गया और फिर उसके बाद ही ये फैसले सुनाए गए. लेकिन आपकी इस पे क्या राय है कि ये किस तरह से किया जाता है और जो हुआ वो सही है या मजीद उसमें कोई आगे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे हमारे DGISPR ने कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया कि उन्होंने कानून और आइन और एविडेंस के तमाम तकाजे पूरे किए हैं. मुझे इस बात पे यकीन है, इस कोई शक करने की, जब तक कोई अदालत का फैसला या कोई एविडेंस इसके खिलाफ नहीं आ जाती, अगर ये अपीलों के अंदर किसी वजह से इसके खिलाफ कोई फैसला आता है तो फिर हम उस पर बात करेंगे. जब तक नहीं आता तो हमें इस बात पे यकीन है भाई जरूर कानून के तकाजे पूरे किए गए होंगे. इसमें क्या शक हो सकता है? हमारी अफवाज पाकिस्तान एक सीरियस इदारा है, तो उसने कानून के तकाजे पूरे किए होंगे. जहां पे कोई मुश्किल होगी, किसी मुनासिब शख्स से मशवरा लिया होगा, ये इंश्योर किया होगा कि आर्टिकल 10A को वायलेट नहीं किया गया. जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म है वो एक्चुअली, बाकी तो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर तो कोई उससे एग्री कर सकता है, इस फैसले से कोई डिसएग्री कर सकता है. मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट की हम बात नहीं करें. अभी हम सिर्फ अगर कानून की बात करें तो हमारे कानून के लवाजमात तो DGISPR ने कहा कि पूरे किए गए और आई एम श्योर कि ये बात दुरुस्त होगी. इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक बेसिक सवाल है, जो GSP+ की जो EU वाली प्रेस रिलीज है उसके अंदर उन्होंने रेज किया, उसके लिए कि वो थ्रेट हो सकता है. वो ये कहते हैं, EU की प्रेस रिलीज के अंदर ये कहा गया कि आप पाकिस्तान सिग्नेटरी है एक इंटरनेशनल मुआहदे का जिसको कहते हैं ICCPR, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इसको कहते हैं. ये तमाम लोग जो जमहूरियत के सिस्टम के अंदर चलते हैं और इवन कुछ दीगर ममालिक जो आमरीतें भी हैं, उन्होंने भी इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है. पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है. और ये साइन करना लाजिम है कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के लिए, जिसके अंदर GSP+ भी है कि आप इसके सिग्नेटरी होंगे, इसको अबाइड करेंगे तो आपको स्टेटस मिलेगा. अभी हम GSP+ को जरा एक सेकंड के लिए साइड पर रख देते हैं, कानून का पॉइंट जरा समझ लें. इस ICCPR का, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है और हमने दुनिया से वादा किया हुआ है कि हम इसको अप्लाई करेंगे, इसके अंदर तहरीर शुदा है आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 ICCPR का, जिसकी तरफ EU की प्रेस रिलीज ने इशारा भी किया कि आर्टिकल 14 के अंदर हमारी कमिटमेंट है कि हम ICCPR को फॉलो करें. ICCPR के आर्टिकल 14 में लिखा है कि सिविलियंस के जितने ट्रायल्स होंगे वो ड्यू प्रोसेस होगा, दीगर चीजें होंगी, उसमें दो अल्फाज खास तौर पे लिखे हुए हैं कि वो ओपन ट्रायल होंगे और दूसरा ये कि एक इंडिपेंडेंट फोरम के सामने होंगे. EU का कहना यह है, या जो कानूनी तनकीद है इसके ऊपर, जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आई एम श्योर कि जब ये अपीलों में जाएंगे तो अदालतें कुछ सवाल पूछेंगी और रियासत इस बात को क्लैरिफाई करेगी. बट अभी के लिए जो कानूनी सवाल है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट ट्रायल वाली बात है उस पर तनकीद ये है EU की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से कानूनी तनकीद ये है कि क्योंकि ये एक सर्विसमैन ने डिसाइड किए मैटर्स, मतलब जो मिलिट्री कोर्ट होता है, जो मिलिट्री कोर्ट होता है उसका जो प्रिजाइडिंग जज होता है वो भी एक हाजिर सर्विस अफसर होता है. तो EU का और दीगर लोगों का कहना है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, या आपको इंडिपेंडेंट शख्स रखें, ये इंडिपेंडेंट शायद नहीं है ट्रायल. दूसरी उनकी तनकीद है कि ये ओपन नहीं है, यानी कि पब्लिक को और मीडिया को इसका एक्सेस नहीं था. इन दो कानूनी वजूहात की बिना के ऊपर उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और हमें इसका जवाब देना चाहिए. मुझे यकीन है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके खास तौर पे कि जब ये मामला खुलेगा और मैटर अदालतों में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो अक्यूज की तरफ से जो मुल्जिमान हैं, उनकी तरफ से जो मुजरमान है, अब उनकी तरफ से जो भी दलाइल दिए जाएंगे, अदालत ड्यू प्रोसेस के ऊपर हुकूमत से, रियासत से कुछ सवाल पूछेगी, जिनके आंसर करने के अंदर रियासत के पास ये मौका होगा कि वो ICCPR आर्टिकल 14 की इम्प्लीमेंटेशन को वाज़ेह कर दे, कहे कि हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशंस थी और हमने इस तरह ये ऑब्लिगेशंस पूरी की हैं, जिस वजह से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से EU और दीगर ममालिक हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन क्योंकि अभी ये आर्गुमेंट की स्टेज आई नहीं, तो आर्टिकल 14 ICCPR के ऊपर एक तनकीद रेज कर दी गई है.
اب ریاست کا اور حکومت کا اور انشاءاللہ عدالت کا کام ہے کہ اس کو پراپرلی جواب دے، جو کہ مجھے یقین ہے کہ اپیلز کے اندر دے دیا آمنہ جائے گا۔ حکومت کا ذرا پوائنٹ آف ویو بہتر بتا بھی سکتی اس پہ۔ آمنہ، پاکستان کا جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے، اس کو کیا کوئی خطرہ لاحق ہے ان تمام تر جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے؟ دیکھیے جی، میں تو نہیں سمجھتی ہوں کہ ہونا چاہیے۔ دین اگین ہم لوگ تو اپنا پاکستان کا موقف بتا سکتے ہیں، اور اس وقت جتنی کمیونیکیشن یورپین یونین اور باقی جگہوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے مطابق فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ یہ ایک ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم سرٹن ٹریٹیز کے سگنیٹریز ہیں اور ساتھ ساتھ نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا، بٹ ان ٹریٹیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ٹریٹیز کی آڑ میں ہم اپنے ملک کے اوپر ہونے والے حملے کو بھول جائیں، یا ان کی انہوں نے 2 چیزیں مینشن کی۔ انہوں نے کہا کہ جی پبلک ٹرائل نہیں ہے، مطلب سعد صاحب نے نہیں مینشن کی، سعد صاحب نے ان کا ذکر کیا کہ وہ ای یو کو جو کنسرنز ہیں، ایک پبلک ٹرائل نہیں ہے اور ایک یہ کہ جو سروس مین ہے وہ انہوں نے ان کا فیصلہ دیا۔ تو دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جواب بالکل پاکستان کو دینا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں ان کو یہ بتانی چاہیے، کسی کو بھی یہ بتانی چاہیے، ہمارا سٹانس یہ ہونا چاہیے کہ کوئی سروس میں ہو یا ناٹ ان سروس ہو، جوڈیشل مطلب جوڈیشری سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی بیوروکریٹ کو ہم اس وقت جج بنا کے بٹھا دیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر، اس چیز کے اوپر پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ کیا سٹانس ہے، اینڈ دیٹ سٹانس شوڈ پریویل۔ اب وہ کوئی بھی ادارہ اس چیز کا ڈیسیژن لے، وہ جوڈیشری رہے، وہ کوئی جو ہے فوجی عدالتیں لیں یا کوئی اور اس چیز کا ڈیسیژن لے، جو پاکستان کا آفیشیل سٹانس ہوگا، جو پاکستان کا آفیشیل، جو پاکستان کا لا جیسے کہتا ہوگا، وہ اس کے مطابق ڈیسیژنز ہونے ہیں۔ تو اگر تو کوئی ایسا لا ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ چیز اس کے اندر ان کوسچن آنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ایز آئی سیڈ ارلیئر دس از اے پاکستان انٹرنل میٹر۔ تو اس کو میرا خیال ہے اس چیز کو انڈر ڈسکشن لانا، یہ انٹرنیشنل پریشر، کیونکہ ہم نے خود دیکھا ہے پہلے بھی کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے بہت ساری انٹرنیشنل لابنگ فرمز کو ہائر کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں کسی کو ناٹ بلیمنگ اینی تھنگ فار اینی ون اسپیسیفکلی وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹس، بٹ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس انٹرنیشنل پریشر میں سے کتنی چیزیں ایکچوئل جینوئن کنسرنز ہیں اور کتنے کنسرنز ایسے ہیں جو کریٹ کیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان شوڈ اسٹینڈ اٹس گراؤنڈ ویری اسٹرانگ اینڈ فرم، اور میں نے آج کی جو پریس کانفرنس سنی ہے اس کے بعد سمجھ میں بھی یہی آیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی میسج بہت کلیئر تھا کہ پاکستان کی سالمیت جو ہے، پاکستان کی جو سیفٹی سیکیورٹی ہے اور پاکستان کی جو رسپیکٹ ہے وہ سب سے آگے ہے، اور کسی انسان کی ذاتی انا یا کسی پارٹی کی ذاتی انا یا ہنگر فار پاور جو ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کر سکتے، سیکریفائز نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا سعد صاحب، جو آج کی پریس کانفرنس بھی تھی، پریس بریفنگ جو تھی، اس میں بڑا واضح طور پہ ایک بار پھر سے واضح ہو چکا ہے عوام کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، کہ اسٹیبلشمنٹ کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے۔ وہ یہ کہ جو بھی 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک جب تک نہیں پہنچایا جائے گا، تب تک 9 مئی کا جو بھی عوام کا مقدمہ، جس طرح انہوں نے کہا، یہ تب تک اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ سو جو پریڈکٹ کرنے والے ہیں وہ اب یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی طرف اشارہ ہے، یا جو دیگر سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں جب تک اسٹیبلشمنٹ سے، یہاں آپ کی مراد آئی ایس پی آر تھے، ان کا بیان تھا، ان کا بیان تھا بے شک۔ میرے خیال میں جب تک آئی ایس پی آر واضح طور پہ کسی شخص کا نام نہ لیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی کا خاص طور پہ اس میں نام نہ لیں، ہمیں اس پہ اس وجہ سے کیا اثر آئی یا اس میں سے انفرنس نہیں ڈرا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بڑی سیریس بات ہے۔ لیکن پریڈکشن جو حالات ہیں ان کو، میں اس وجہ سے اس میں پریڈکشن دینے سے تھوڑا گریز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک ایسی بات جو آئی ایس پی آر نے ایفیکٹولی ابھی کی نہیں، اگر ہم کر دیں کہ اس کا مطلب، اس سے ان کا مطلب عمران خان یا پی ٹی آئی تھی، تو ہم اس انتشار کے نیریٹو کو جو پہلے ہی ریاست اور عوام کے درمیان پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو فروغ پایا ہے، ہم اس کو مزید تقویت دے رہے ہوں گے۔ تو میری اس میں اتنی سی گزارش ہے، استدعا ہوگی۔ لیکن نمرہ، خوبصورت بات یہ ہے کہ سعد صاحب دل کھول کے حکومت کے اوپر، جب حکومت کے اوپر کہتے ہیں کہ حکومت نے یہ کر دیا اور حکومت نے وہ کر دیا اور حکومت اب یہ ظلم کرنے جا رہی ہے، تب تو سعد صاحب بالکل پیشن گوئی کرنا چاہتے ہیں۔ آج سعد صاحب پیشن گوئی نہیں کرنا چاہ رہے۔ میڈم، بہت فرق ہے نا اس بات میں۔ اگر آپ بھی ریاست پاکستان جتنے سیریس پلیئرز ہوتے پاکستان کی پاور ڈائنامکس میں، تو ہم آپ کے بارے میں بھی سیریس بات کرتے، کیونکہ آپ کی پارٹی اور اس کی حکومت جو ہے وہ ایک لبادہ ہے اس سسٹم کے اوپر، تو اس کے بارے میں تو ہم کیا سارا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا۔
पड़ता, चलो गलत आपने ये हो। तो तस्लीम देखिए, किया, अगर लिबादा भी उन्हीं का है, आपके मुताबिक अगर लिबादा भी उन्हीं का है तो फिर तो आपको उसी तरह का कमेंट करना चाहिए। गुजारिश ये है कि मैं अगर अताउल्लाह तारड़ साहब के बारे में, जो कि आपके स्पोक्स पर्सन हैं, अगर मैं कोई ठीक बात करता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको सीरियसली नहीं लेता, गलत बात कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जो स्पोक्स पर्सन रियासत के हैं ISPR, उनके बारे में ऐसी बात नहीं हो सकती। उनकी बात को आप गलत इंटरप्रेट करेंगे तो उसकी वेव सोसाइटी के अंदर से गुजरेगी, क्योंकि लोग उनको सीरियस लेते हैं। इस वजह से मैडम, हम आपकी और मेरी, क्योंकि मेरे भी दिलों के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं, तो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो फिर चार कयासाराइयां कर सकते हैं, क्योंकि वो एक नॉन सीरियस पार्टी है। जो पाकिस्तान की रियासत है वो एक नॉन सीरियस रियासत नहीं है, जिस वजह से मेरे ख्याल में उनके बारे में कयासाराई नहीं करनी चाहिए। हम PTI के बारे में भी कयासाराई कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रियासत के बारे में नहीं कर सकते। ये बड़ी सीरियस बातें हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज इनमें से कोई भी मौजूद नहीं थी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी भी नहीं थी, जब PTI बनी भी नहीं थी, जब पीपल्स पार्टी बनी भी नहीं थी, तो इस मुल्क में एक रियासत मौजूद थी और अवाम मौजूद था और उनका आपस में एक रिश्ता था। और अगर कल ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी खत्म हो जाएं तो इस खित्ता अर्ज के अंदर कुछ लोग, अवाम मौजूद रहेगी और उनके ऊपर एक सिस्टम जिसको रियासत कहते हैं वो मौजूद रहेगा। इस बारे में हम सीरियस बात करना चाहते हैं। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में तो सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है, तो हम भी थोड़ी कयासाराई करेंगे। साहब ये वही रियासत है जिस पर आप कुछ दिन पहले बहुत बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे थे। नहीं, सॉरी मैडम, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा था। नहीं करना चाहते। अगर आप बताएं तो जरूर बताएं। मेरी हम बात इल्जामात नहीं लगा रहे थे, हम आपकी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी लीडरशिप पे इल्जामात लगाते हैं, बट वी आर सीरियस पीपल। हम सीरियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हाँ जी, ख्वाह सुप्रीम कोर्ट हो, ख्वाह फ़ौज पाकिस्तान हो, जो सीरियस इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पाकिस्तान की जमहूरियत में, स्टेट स्ट्रक्चर में एक रोल है, उनके बारे में सीरियस बात करनी चाहिए। अब ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में मैं यहाँ पे जितने भी लतीफे ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट जो है, ख्वाजा आसिफ साहब का जो ट्वीट है उस पर बात भी करते हैं हम ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक शामिल करने लगे जहाँ पे एनालिस्ट जो है, जो कुछ एनालिसिस कर रहे हैं वो ये कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। वहीं पर कुछ ऐसे एनालिस्ट भी हैं जो ये इस वक्त तज्जिया कर रहे हैं कि जहाँ पे अमेरिका का सेटअप बदलेगा वहां पे पाकिस्तान की सूरत हाल भी बदल सकती है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं होगा, इस पर बात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त अगर देखा जाए तो एक जो अच्छी चीज हमें मालूम होती वो ये कि मुज़ाकरात की टेबल तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच चुकी हैं। अब वो मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं, दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन ब्रेक से पहले मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ा था, वो आमिना से लेते हैं उसका जवाब। आमिना, कि जहां पे कुछ एनालिस्ट इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, जो भी सिचुएशन है वो उस पर तज्जिया करते और बताते हैं कि ये सारी सिचुएशन लीड करती है कि इमरान खान और जो दीगर सियासी रहनुमाएं, सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। पर एट द सेम टाइम देयर आर पीपल जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जो ट्वीट्स इस वक्त आना शुरू हो चुकी हैं उनको सिर्फ ट्वीट्स कंसिडर ना किया जाए, वो प्रेशर है पाकिस्तान पे। एंड विद इन दिस मंथ या 25 दिन के अंदर अंदर ये प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा और हुकूमत को भी इसमें सफर करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है इस पे? देखिए नम्रा, आपने जो इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की बात की और साद साहब ने उसके ऊपर कमेंट करने से जो है वो इनकार किया, मैं समझती हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम DG ISPR की बात को कोई मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं या क्या आसाराई कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर बाकी तमाम लोगों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है तो इमरान खान साहब को किस बात की इम्यूनिटी हासिल? अगर इमरान खान साहब तो मास्टरमाइंड थे उस सारे प्लान के, तो मुझे ये बताएं कि अगर एग्जीक्यूट करने वाला जो बेचारा सड़क पे सिर्फ अपने लीडर की मोहब्बत में निकला और जैसा जैसा उसको लीडर उसका बताता गया वैसा वैसा वो करता गया, अगर उसको सजा मिल सकती है, एंड राइटली सो, मैं ये नहीं कह रही कि उनको गलत, राइटली सो, तो फिर उस शख्स का भी उसी तरह से, उसी तर्ज से ट्रायल भी होना चाहिए और उस शख्स को भी उसी तर्ज से और उससे बढ़ के सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस। अगर इमरान खान साहब अपने लोगों को, अपने पार्टी के लीडरशिप को, अवाम को ना वरगलाते इन सब चीजों के ऊपर, तो शायद ये इंसिडेंट कभी भी नहीं होता। तो रूट कॉज तो इमरान खान साहब ही है ना, तो हम ये कैसे कह दे कि इमरान खान साहब का ट्रायल नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता या हम उस पर बात नहीं करना चाहते? मैं तो उस पर जरूर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में वालों में का जब नाम आएगा आज से 100 साल बाद भी, तो इमरान खान का नाम उस लिस्ट में सबसे अव्वल नंबर पर लिखा होगा। जहां तक बाकी आप प्रेशर की बात कर रही हैं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान ने पिछले
तकरीबन 2 सालों के अंदर स्पेशली आई वुड से बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है, अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है, अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को ओवरकम किया है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक पॉजिटिव रास्ते पे अगर चल रहा है तो आइंदा भी चलता रहेगा। मैं नहीं समझती कि इस तरह के किसी भी प्रेशर की वजह से हम कोई प्रेशर लेंगे और उसकी वजह से कोई फैसले करेंगे। हम जो फैसले करेंगे वो पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान की सालमियत के अलावा होंगे और किसी किस्म के प्रेशर के अंदर कोई फैसले नहीं लिए जाएंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है। अच्छा साथ साहब 26 नवंबर का भी जिक्र हुआ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहा गया कि ये भी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, नथिंग मोर, और जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके खिलाफ एक बार फिर से प्रोपेगेंडा किया गया। सो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ क्या करेगी? एंड प्लीज ये भी आंसर कीजिएगा कि जुडिशल कमीशन की बात करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तो फैसले आ चुके हैं, मुजरिमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। सो जो जुडिशल कमीशन है वो किन ग्राउंड्स पे बनेगा और किसके लिए बनेगा, उसका मुझे जरा कंफ्यूजन है, वो समझाइएगा प्लीज। देखिए साद साहब के जवाब से पहले मैं एक कमेंट करना चाहूंगी। साद साहब 1 मिनट दीजिएगा, मैं ऐड करना चाहती हूँ नम्रता के सवाल में वक्त है, हम तो मासूम सी रियाया हैं बस। मैं सिर्फ सवाल ऐड करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ सवाल ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि आप बड़े दिनों से 26 नवंबर के बारे में बहुत इमोशनल रहे और जब मैंने भी बात की तो मुझसे थोड़े खफा हो गए, मेरी लाइव पेस्ट्रीज खाने से भी इनकार कर दिया उस गम में। तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि मुझे तो आप कह रहे थे कि मैं भी गलत बयानी कर रही हूँ, मेरे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप भी गलत बयानी कर रही है। अता तारर साहब तो आपके वैसे ही इतने फेवरेट हैं कि आप हर शो में उनका जिक्र जब तक ना करें शो मुकम्मल नहीं होता। तो प्लीज मुझे ये भी बताइएगा कि क्या डीजी ISPR भी गलत बयानी कर रहे हैं और अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो आपका उसके बारे में क्या रद्द अमल है? क्योंकि मैं तो नहीं समझती हूँ कि हम में से किसी ने भी गलत बयानी की, पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ। ठीक हो गया। देखिए मैंने जिस तरह कहा कि हम मैडम आपकी इजाज़त से, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि हम तो रियाया हैं, मैडम हाकिम वक्त हैं, तो इजाज़त ले के अल्फाज बोलना चाहता हूँ। मैडम हम सियासत के अंदर एक दूसरे की लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासत के अंदर आप लीडर्स को तनकीद का निशाना बना सकते हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी है कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, बयानात से, ट्वीट से, दीगर चीजों से उसको किसी तरीके रिस्पॉन्ड करें। उनके पास ये, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी है तो आप उनके ऊपर पूरी बात कर सकते हैं। लेकिन जहां पे रियासत के इदारों की बात आ जाती है, आज ISPR है, कल को सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिलीज को जारी कर सकती है, जहां पे इदारों की बात आ जाती है तो एक लिमिटेड एबिलिटी है उस कॉन्वर्सेशन के अंदर उस इदारे के लिए पढ़ने की जो कॉन्वर्सेशन मैं और मिस आमना रोज शाम को बैठ के 7 बजे कर सकते हैं, वो इदारे नहीं कर सकते। तो जब हम इदारे के बारे में बात करते हैं, किसी भी ऐसे इदारे के बारे में जो खुद रिस्पॉन्ड ना कर सकता हो प्रॉपरली, एक्सेप्ट कि वो हर कुछ अरसे बाद एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू सिर्फ बात कर सकता है, वो रोज बरोज रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता जैसे सियासतदान करते हैं, तो हमें इदारों के बारे में थोड़ी सीरियस बात करनी चाहिए। मेरी इसमें इतनी सी गुजारिश है कि डीजी ISPR ने एक स्टेटमेंट दी, वो हकायक हम सब से बेहतर जानते हैं, उनके लोग वहां मौजूद थे उस दिन, 245 लगी हुई थी, तो फौज से ज्यादा किसको पता है कि असल में क्या हुआ। मेरी सिर्फ उनसे ये गुजारिश है, और वो भी बसद एहतराम जानो माल की अमान पाते हुए, कि अगर लोग किसी वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा सेगमेंट इस प्रोपेगेंडा के अंदर शामिल है, तो कोई तो वजह होगी, कोई तो खलिश होगी उनको आपसे, जिस वजह से वो आपके आज से माजी में तो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडास में शामिल नहीं हुए। सारी दुनिया ने कोशिश कर ली, भारत ने कोशिश कर ली आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा में, पाकिस्तान का सोशल मीडिया शामिल नहीं हुआ। अमेरिका ने कोशिश कर ली, पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपके खिलाफ शामिल नहीं हुआ। तो कोई वजह है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर भटके हुए गुमराह, बलवाई, दहशतगर्द लोग ही हों, लेकिन पाकिस्तानी हैं जो किसी वजह से आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा मान रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा। तो आप हकायक को बयान करते हुए अगर इस बात को थोड़ा सीरियसली एड्रेस करें कि ये क्या वजह है कि वो आपसे नाला है, क्या आपके हकायक के अंदर कोई झोल है या उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई झोल है, क्या उनको समझाने का ये तरीका दुरुस्त है, क्या हकायक को किसी और तरीके प्रेजेंट करना चाहिए ताकि सबको एक दफा नजर आ जाए कि जो आप बात कर रहे हैं वो सच है। आप नैरेटिव अपने घर में बैठ के मैं जो मर्जी कहता रहा हूं, अपने घर में बैठ के आप जो मर्जी कहते रहें, इससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमने गुफ्तगू करनी है, अगर हमने एक दूसरे के साथ काम करना है, अगर हमने इस रियासत के पहिए को आगे लेके चलना है, तो हमें किसी बात के ऊपर एग्री करना पड़ेगा।
क्या वजह है कि लोग आपसे इस बात पे एग्री नहीं कर रहे? अगर उस सवाल को थोड़ा डीपली देख लें तो लोगों की ये खलिश दूर हो जाएगी। जब लोगों की खलिश दूर हो जाएगी आपसे कि क्यों वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्यों वो उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, चले बाहर के हुए तो हुए, जो पाकिस्तानी लोग हैं, तो माजी की तरह पाकिस्तान की आवाम एक मर्तबा फिर सीसा पिलाई दीवार की तरह हमारी रियासत के फैसलों के साथ खड़ी होगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ये रही है, हमेशा पाकिस्तान की आवाम ने यही किया। तो इस वक्त का जो गैप है, अगर आप इसे सिर्फ प्रोपेगेंडा कह देंगे, जो बड़ी ठीक है, हो सकता है कि प्रोपेगेंडा हो, लेकिन पूछ तो लें, ये फिगर आउट तो कर लें कि लोग क्यों कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। क्या सब लोगों को पैसे मिल रहे हैं? क्या सब लोग किसी प्लान का हिस्सा हैं? क्या बस गुमराह हो गए? क्या वजह है? क्योंकि ये रियल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। बाकी आपको फैक्ट्स हमसे ज्यादा पता है, किसी को पाकिस्तान में इतने फैक्ट्स नहीं पता होंगे जितने आईएसपीआर को पता है। जिस तरह मैंने कहा 245 लगी हुई थी, तो फौज से ज्यादा किसको पता होगा? तो अगर आपका ख्याल है कि सब लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो ये आपके लोग हैं, ये माजी में आपके साथ थे, ये आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के आदी नहीं है। क्या वजह है कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें? अगर ये वजूहात वो थोड़ी सी देख लें, बाकी सियासत में हम आपस में लड़ते रहेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। रियासत के इदारों से सीरियस बात होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा आमिना, मुज़ाकरात डेफिनेटली चल रहे हैं, वो एक मरहला हमने पार किया, दूसरे मरहले में हम दाखिल होने लगे। ये जो अब सूरत हाल है, सजाएं आ चुकी हैं, तहरीक इंसाफ उस पर भी बात कर रही है, वो कह रही है कि हम अदालतों का रुख करेंगे और कानूनी चाराजोई की जाएगी। अब इस सूरत हाल में आपको लगता है कि मुज़ाकरात पे कोई फर्क पड़ेगा? नम्रा, एक छोटा सा पार्ट साद साहब की कॉन्वर्सेशन का मैंने सुना, क्योंकि आई हैड लॉस्ट ऑडियो। अच्छा, We did that on purpose कानों actually. तक हमने जान के मैंने उनको आंख मारी प्रोड्यूसर को, और उन्होंने आपका बंद कर दिया। मैं फिर से भी हमने कह दिया था। फिर से भी मैं कह रहा हूँ, पता नहीं इस्तीफा सुन क्यों नहीं रहे। इनके जो जबान से इतने मीठे अल्फाज जो ये कहते हैं, मुझे तो वैसी वाली उर्दू भी नहीं आती जैसी ये बोलते हैं, लेकिन वो मैं उससे मुस्तफीद ना हो सकी अंदाज। लेकिन एक जुमला आखिरी इन्होंने, मैंने ये सुना, बिल्कुल एक आखिरी जुमला मैंने सुना, इन्होंने कहा कि जी आईएसपीआर को या एस्टैब्लिशमेंट को और जो इदारे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो आपकी तारीफ करते रहे हैं और आपके खिलाफ बात करने के आदी नहीं है। तो अगर आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। असल में ये सोचने और समझने की बात है कि ये वो मफाद परस्त लोग हैं कि जब तक इनका किसी भी इदारे से, किसी भी शख्स से जाती मफाद रहता है, तब तक ये उसकी तारीफ करते हैं, तब तक ये उसका साथ देते हैं, ख्वाह वो जुडिशरी हो, ख्वाह वो एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। ये लोगों को यूज एंड डिस्पोज करना जो है, ये उसमें महारत रखते हैं पीटीआई वाले जो हैं, और इन्होंने यही वतीरा रखा अपना आज तक। जब जुडिशरी ने इनके खिलाफ फैसले दिए तो इन्होंने जुडिशरी को बुरा भला कहा, उसी जुडिशरी को जिसकी तारीफ करते करते इनकी जबान नहीं थकती थी। आज इस्टेब्लिशमेंट को, इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं, उनको गलत भी कहते हैं, उनके और अवाम के दरमियान दूरियां भी पैदा करते हैं, अवाम को इस इदारों के खिलाफ वरगलाते भी हैं, सिर्फ इस वजह से कि आज जनरल फैज की वो एस्टैब्लिशमेंट मौजूद नहीं है जो इनके मुन्ने को गोद में उठा के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दे। तो प्लीज साद साहब से गुजारिश ये करूंगी कि साद साहब ये सवाल इस्टेब्लिशमेंट और इदारों से पूछने के बजाय कि ऐसी क्या बात है कि ये वो लोग आज आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये उन लोगों से ये सवाल पूछें कि आप क्यों हर उस शख्स के खिलाफ हो जाते हैं जो सच का साथ देता है, आप क्यों हर उस वक्त लोगों के खिलाफ हो जाते हैं जब वो आपके फेवर में बात नहीं करते। मैं आपकी इजाजत से, ठीक है, चले मैं आमिना का जवाब ले। जी, मैं आपकी इजाजत से गुजारिश करूं, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में अब 4-5 दफा कह चुका हूं कि हमें रियासत के बारे में और रियासत से सीधी सीरियस बात करनी चाहिए जो मसाइल का हल हो। ये सियासी बात के मुन्ने को गोद में उठा लिया और फिर ये कर लिया, और ये तो हम आपस में करते रहेंगे ना, कभी वो मुन्ने की जगह हमटी डमटी हो जाएगा तो कभी मुन्ना हो जाएगा, ये तो हम आपस में नोक पलक करते रहेंगे। लेकिन रियासत से गुजारिश है कि
اور میڈم میں آپ سے بصد احترام یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات کر کے گھر بھی سلامت جانا چاہتا ہوں. آپ حاکم، آپ اس وقت کی حاکم ہیں تو مہربانی فرمائیے گا. آمنہ بہت دور ہے ہم سے. جی مجھ پہ میں میڈم کی ایک فون کال کی بات ہے نا، تو ذرا مہربانی فرمائیے گا. ٹھیک. گزارش یہ ہے کہ جو لوگ بھی ریاست کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ سب پی ٹی آئی کے ہیں، ٹھیک، یہ ریاست سے زیادتی کر رہے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں. یہ ریاست کو کہہ نہیں رہے. آپ نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ انفارمیشن ان کے اپنے پاس ہے. میڈم آپ نے ابھی کہا نا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، مفاد پرست ہیں، یہ فلانا. ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں. کیونکہ ریاست سے بات ہو رہی ہے تو سیریس بات ہو رہی ہے. ورنہ ہم میڈم کو اس کا جواب دیتے کہ آپ بھی سوشل میڈیا، مریم نواز کا ونگ کیا کر رہا ہے، یہ وہ. ہم یہ بات نہیں کریں، ریاست سے بات کریں، سیریس بات کریں کہ جو لوگ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ جو آپ کے خلاف تھوڑی سی بات کرتے ہیں، جو آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں کسی پوائنٹ پہ، یہ سب پی ٹی آئی ہیں اور یہ سب کسی سیاسی وابستگی کی وجہ سے آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. میری ادنا سی گزارش ہے ریاست سے کہ جو بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے وہ آپ کو مسلیڈ کر رہا ہے. پاکستان میں ایسے لوگ بہت سارے موجود ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی فارمل تعلق نہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ صرف شاید اس وجہ سے ہیں کہ دوسری طرف آلٹرنیٹ نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری ہے، جن کی کوئی وابستگی نہیں ہے اس سیاسی جماعت سے، جن کو کوئی منسٹری نہیں ملنی، ان کا کوئی گھر میں ایکسٹرا چولہا نہیں جلنا. وہ اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے کسی چھوٹے ٹاؤن میں، قصبے میں، شہر میں رہتے ہیں. کوئی بینک میں مینیجر ہے، کوئی اسکول میں ٹیچر ہے، کوئی کالج میں پروفیسر ہے، کوئی کمپنی میں انجینئر لگا ہوا ہے. ریگولر لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں، اپنے گھروں کام کرتے ہیں. اگر وہ لوگ بھی آپ پہ تنقید کر رہے ہیں جو کہ کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے، تو آپ پلیز اس کو اس وجہ سے ڈسمس نہ کریں کہ اس سب پی ٹی آئی والے ہیں. آپ پلیز مہربانی کر کے کسی سیریس لوگوں سے پتہ کروائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ابھی ایک لاہور میں بینک کا مینیجر ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی والے سے، اس کا کوئی فوج سے تعلق نہیں، کوئی سیاست سے تعلق نہیں. اگر وہ بھی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہے کہ فلان ڈیٹ پہ جو ہوا وہ غلط ہوا، تو اس سے بات کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ وہی وہ آپ کا بندہ ہے. میڈم تو نہیں مانتی نا، اس وجہ سے کہ نون لیگ تو اپنے آپ کو صرف ان لوگوں کی ریاست سمجھتی ہے، ان لوگوں کی حکومت سمجھتی ہے نا جنہوں نے ووٹ کیا، وہی 8-10 بندے جنہوں نے ووٹ کیا. لیکن ریاست تو سب کی ریاست ہے نا. سیاست دان تو اپنے آپ کو کچھ وابستگی دیکھ کر سکتا ہے. علی امین گنڈا پور کہہ سکتا ہے کہ ہم پختون ہیں، مریم نواز کہہ سکتی ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. بھئی یہ تو آپس میں لسانیت پہ، صوبائیت پہ، سیاست پہ اپنے اندر تفریق پیدا کریں سو کریں. آپ تو سارے پاکستان کی ریاست ہے نا. اس کی بھی ریاست ہے جو مریم نواز کے ساتھ ہے، اس کی بھی ریاست ہے جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہے. تو مہربانی کر کے آپ تو اس کے اندر تھوڑا سیریس ہوں. باقی میں سامنا اور میں اپنی سیاسی بحث تو کرتے رہیں گے، ہم تو جو بھی بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا ساتھ صاحب، ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے ناظرین، وہ یہ کہ بے نظیر. اگر اس لفظ کو دیکھا جائے، بے نظیر وہ لفظ یعنی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس جیسا کوئی نہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بے نظیر جو کہ مسلمان دنیا کی، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، اور ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی ہو سکتا ہے. لیکن بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا؟ بے نظیر کا قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد آج 17ویں برسی منائی جا رہی ہے، لیکن ان کے جو قاتل ہیں وہ آج بھی شاید کہیں پہ آزاد گھوم رہے ہوں، ان کو سزا نہیں ملی ہے. ایسا کیوں؟ اس پہ بات ہوتی ہے. ایک بار ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی آج 17ویں برسی منائی جا رہی ہے. انہوں نے اپنے جو سیاسی ان کا کریئر ہے اس میں سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کی آمریتوں کا بھی بڑا ہی ڈٹ کر مقابلہ کیا. بے نظیر بھٹو 2007 میں جب پاکستان واپس آئیں، تو یہ مجھے بھی یاد ہے، آپ سب کو بھی یقینی طور پر یاد ہوگا کہ کس طرح سے لیاقت باغ کے مقام پر جلسے سے واپسی پر عوام کی یہ ایک محبوب قائد دنیا سے رخصت ہوئی. لیکن یہاں پہ افسوسناک بات
ये कि आज तक बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का सुराग ना मिल सका। इस पे बात करते प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले मैं साद साहब से पूछना चाहती हूँ। साद साहब, एक सवाल ये कि जो सजा पाने वाले मुजरिमान हैं 9 मई से, उनके पास अब क्या ऑप्शन? कानूनदान जो हैं वो ये कहते हैं कि उनके पास ये ऑप्शन है कि वो आर्मी चीफ से अपील करते हैं, उसके बाद अगर आर्मी चीफ उनको माफ कर देते हैं तो सही, नहीं तो उनको सदर के जरिए फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। लेकिन कुछ लॉ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि वो बराह रास्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, मैटर बड़ा सिंपल है। आर्टिकल 8 की और जो पाकिस्तान के आइन के अंदर स्केड्यूल लगा हुआ है उसके मुताबिक आर्मी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसकी जब अपील्स फाइल होती हैं तो मेरिट्स अदालतों के अंदर डिस्कस नहीं होते, सिर्फ ड्यू प्रोसेस डिस्कस होता है। तो वो लोग जो अपने केसेस की अपील्स मेरिट्स पे करना चाहते हैं उनके पास तरीका है कि वो आर्मी चीफ के सामने एक अपील करें। अगर वो डिसमिस हो जाती है तो मर्सी पिटिशन करें। मर्सी पिटिशन आर्मी चीफ की एक्सेप्टेंस से गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है। ठीक। दूसरा तरीका ये है कि आप मेरिट्स के ऊपर अपील ना करें और आप ड्यू प्रोसेस के ऊपर, फेयर ट्रायल के राइट के ऊपर अपील करें कि मुझे वकील नहीं मिला, या मेरी मर्जी की मेरे से दलाइल देने का मुझे मौका नहीं मिला, या मुझे शवाहिद नहीं पेश करने दिए गए, या जरा ठीक नहीं हुई, या जो भी आप ड्यू प्रोसेस का कोई ग्राउंड देना चाहते हैं। जो ड्यू प्रोसेस की अपील्स हैं वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकती हैं और उनकी अपील आगे 185 में, पहले 199 में हाई कोर्ट जाएंगी और फिर 185(3) के नीचे उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये दो मुख्तलिफ रूट्स हैं। एक मेरिट्स बेस्ड रूट है जो इंटरनल डिपार्टमेंटल होगा, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाला रूट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चले, ठीक हो गया। आमिना, आपकी राय में बेनज़ीर भुट्टो जरदारी से मुतालिक लेना चाहती हूँ। आपकी हुकूमत, ऑब्वियसली आप लोग गवर्नमेंट हैं, आप लोगों के पास इख्तियारात हैं, बल्कि बेनज़ीर वो नाम है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा नाम भी जिनको कंसिडर किया जा सकता है। सो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कातिलों का सुराग मिलना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपकी हुकूमत क्या करेगी? हाँ मैडम, क्या कर रही हैं आप बेनज़ीर साहिबा के कातिलों का सुराग लगाने के लिए? और इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि आज तक कातिलों का सुराग क्यों ना लगाया जा सका। ये बहुत अनफॉर्चुनेट नहीं है? आपने क्यों नहीं लगाया अभी तक सुराग? दीगर हुकूमतें भी आई, लेकिन आज तक क्यों ना हो पाया ये? हाँ, और अभी क्या कर रही हैं आप इसका सुराग? अभी क्या कर रही हैं आप सुराग लगाने के लिए? जी आमिना, बताइएगा प्लीज, ये कितना अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि बेनज़ीर भुट्टो जरदारी जैसे जो है ना वो संभाल के रखे उस दिन के लिए जब मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठी होंगी 2 दिन बाद। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप 2 दिन के बाद आ रही है, अभी मजा नहीं आएगा हमें आपके कमेंट्स का। बेनज़ीर साहिबा के कातिलों का सुराग। ठीक है, आमिना सवाल को कमेंट कीजिएगा प्लीज, जवाब दीजिएगा। अब ये नम्रा को क्या पता कि ये आप असल में नम्रा को तंग कर रहे हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, हद होगी। मैं मिस नम्रा को क्या कर, शायद हमें आमिना आदत हो गई ना, साथ साथ हमें तंग करते, हमें आदत हो गई। लेकिन चले सवाल की तरफ आते हैं, है ना, यही बात है। ट्रू। अच्छा नम्रा, कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैं समझती हूँ कि अगर मैं और आप आज बैठे ये सारी बातें भी कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और आज इस काबिल हैं कि हम टीवी पे बैठ के बात करते हैं, मैं और मेरी जैसे और बहुत दीगर यंग खवातीन जो हैं वो पॉलिटिक्स में, तो मैं समझती हूँ कि उसकी पहला स्टेप जो है ना वो तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लिया। उससे पहले हमें पता है कि मुस्लिम दुनिया में खवातीन की पॉलिटिक्स के अंदर कोई पहचान ही नहीं थी, कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी इस हद तक। तो आपने भी देखा होगा, मेरा ख्याल है हमारे जितने सुनने वाले हैं, नहीं मैं उनको बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ, मैं उनको बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ, मैं उनको बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ। मैं नम्रा को और आपको भी याद दिला रही थी, आपने भी शायद वो देखा होगा और हमारे देखने और सुनने वालों ने भी देखा होगा। आजकल उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें वो एक किस्सा बयान कर रही हैं जहाँ पे वो बताती हैं कि एक खातून जॉब लेने के लिए गई और उनको जवाब ये मिला कि जी हैव यू एवर सीन अ वुमन प्राइम मिनिस्टर, कम बैक टू मी व्हेन वी हैव अ वुमन प्राइम मिनिस्टर। और जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो वापस गई और उनको वो जॉब भी मिली। तो मैं समझती हूँ कि ये चीजें बड़ी सिंबॉलिक होती हैं और जिस तरह से उन्होंने जुल्म और बर्बरियत से, जिस तरह से उन्होंने मुश्किल हालात से फाइट किया, जिस तरह से उन्होंने अपने मुश्किल हालात आपने नहीं पैदा किए थे, तो वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। ठीक है, वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। और इस बात का जिक्र जो हमारी अभी करंट चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा भी बारहा इस बात का जिक्र कर चुकी हैं और सराह चुकी हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो कुर्बानी है पाकिस्तानी सियासत के लिए उनको। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ उनके साथ हुआ, जो उनको बर्दाश्त करना पड़ा, सिर्फ उनको नहीं उनकी औलाद को, उनकी फैमिली को जिस कर्ब से गुजरना पड़ा। मैं समझती हूँ कि बहुत अफसोसनाक वाकया था ये, सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो आपका मुसल्लत शुदा था। 85 से 99 तक तो वो कर्ब आपकी पार्टी ने मुसल्लत किया हुआ था उन पर।
साथ पॉलिटिकल मुझे क्लोजिंग की कॉल आ गई, हमारी क्लोजिंग की पार्टी कॉल में आ गई, मुझे जवाब तो ना मिल सका। खुदा ना के साथ किया गया उसमें कोई रोल नहीं प्ले किया। अच्छा। और मैं समझती हूँ कि तारीफ पढ़े पाकिस्तान मैडम, मुस्लिम थोड़ी लीग तारीफ नवाज पढ़े, जो ऐसे है ना इस करें। बात को चले पूरी तरह आमिना, सपोर्ट थोड़ी करेगी। तारीफ आमिना, पढ़े मैडम, आमिना, ऐसे बहुत ना शुक्रिया करें। हमें ज्वाइन करने के फेयर लिए। ट्रायल होना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि उनके क्या। चलें ठीक है आमिना, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।